हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 3.10 एक्सरसाइज को, और यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज बता दूं। पहली चीज तो अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें जा सकते हो मेरी प्रोफाइल में, यानी चैनल की जो प्रोफाइल होती है उसमें एक लिंक दे रखा है। वहां पर आपके दो चैप्टर के नोट्स मैंने दे रखे हैं। तीसरे जैसे ये खत्म होगा उसके भी नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी, यहाँ पर मैं बताऊं कि कई जने कह रहे थे भैया बैक बैक एक्सरसाइज करा दो। तो उनके लिए मैंने सोचा है कि भैया देखो, अगर मैं 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है उसको कवर करने में, तो मैं बना नहीं पाता हूँ वीडियो। तो मैं क्या करूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन एक वीडियो डाल दिया करूंगा साथ के साथ, यानी एक्सरसाइज भी चल रही है और उसकी सीरीज भी चलती रहेगी, है ना। तो जिस दिन जैसे वीडियो नहीं आ रही है तो उस दिन वो वाली वीडियो तो आएगी ही आएगी, एक बैक एक्सरसाइज वाली 10 से 12 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ जने इसमें कहेंगे कि भैया आप एक साथ रिकॉर्ड करके क्लब कर दो। तो देखो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या करना, अ, जैसी मेरी 2-3 वीडियो आती जाए बैक एक्सरसाइज की, आप लगातार देख लेना। तो आपको वहां से 30-35 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्योंकि कई जने सोचते हैं कि भैया कम से कम 25 क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्योंकि जेई का पैटर्न ऐसा होता है। तो आपकी मर्जी है वो, लेकिन मुझे कराना है, इस वजह से मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है भैया, अब यहाँ पर चालू करते हैं ये इनइक्वालिटी वाली चीज। तो यहाँ पर देखो, 10A 10B और 10C के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, इन एक्यूट एक्यूट ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो प्रूफ होता है वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि अगर मैं 10x का ग्राफ बना दूं तो 10x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में कितना होता है भैया, कुछ इस तरीके से होता है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि मुझे सिर्फ इतना ही ग्राफ चाहिए, ए बी सी की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही होगी। ठीक है भैया, अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बनाते हैं, क्योंकि है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पॉइंट ए ले लेंगे, एक पॉइंट बी ले लेंगे और एक पॉइंट सी ले लेंगे। बोले ठीक है, यानी कि अगर ये एंगल ए है तो ये तुम्हारा 10A के बराबर, ये एंगल बी है तो ये तुम्हारा 10B के बराबर, और इसी तरह से एंगल सी के लिए 10C, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है भैया, तो मैंने कहा आप कैसे करोगे, मैंने कहा देखो, इसका ना ट्राइंगल बनाओ आप। तो आपने जैसे ही ट्राइंगल बनाया ए बी और सी के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 10A प्लस 10B प्लस 10C। यानी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये क्या है, C, 10C। ये क्या है भैया, B, 10B। और ये क्या है भैया, A, 10A। तो मुझे सेंट्रोइड से बहुत फायदा मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो सेंट्रोइड पॉइंट है उसको बना दूंगा। अब उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता होते हैं, A+B+C/3 अपॉन, सॉरी, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तुम्हारा हो जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C अपॉन 3। अब मैंने कहा इसको ना उसके रेस्पेक्ट में देखो, एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर इस ग्राफ को कट करता है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को मान के चलो डी ले रहा हूं और इसको मैं ई ले रहा हूं और इसको मैं एफ ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, मुझे डीएफ की लेंथ पता है, मुझे ईएफ की भी लेंथ पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो हमें ये दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो एफ तक जो एंगल दे रखा है वो हमें गिवन है, हमें मतलब निकाल लिया सेंट्रोइड की मदद से।
तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा जो हमारी डीएफ लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है बीई लेंथ के, है ना। अच्छा इक्वल टू कैसे, जब ये ट्रायंगल आप तोड़ोगे या कभी ना कभी ये पॉइंट इक्वल भी आ सकता है, यानी ई पॉइंट पर भी आ सकता है। जो डी और ई के बीच में गैप है वो कम भी हो सकता है, ये वाली चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है भैया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, डीएफ कितना है, डीएफ है तुम्हारा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू डीई कितना है, सॉरी ये अरे यार डीई लिख दिया मैंने, ई एफ लिखना था। ई एफ कितना है तुम्हारा, मैंने कहा ये एंगल कितना था, इस पॉइंट पे लाई करने का मतलब है टेन ऑफ दैट एंगल, इसकी लेंथ हो जाएगी ई एफ की लेंथ। अब एंगल कितना है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, यानी कि ई एफ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री के बराबर, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है तुम्हारा पाई के बराबर, यानी टेन पाई बाई थ्री यानी कि रूट थ्री के बराबर। तो यहाँ से ये प्रूफ बहुत ही आसानी से आ जाता है। बोले ठीक है, मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा साइन देख लो, साइन में भी वही करेंगे। अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, अब यहाँ पर एक्यूट ट्रायंगल नहीं बोला है, इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। कई जने ये सोचते हैं कि टेन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, देन उसके बाद ऐसे होता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ पर जब सेम चीज करूंगा तो मुझे लगता है कि टेन एक्स मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री आ जाएगा। तो मैंने तो यार नई चीज बता दी, मैंने कहा नहीं बताई तूने नई चीज, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखना है तो एक पॉइंट तो यहाँ आएगा और बाकी दोनों पॉइंट यहाँ आएंगे, जो कि इस ट्रायंगल को बहुत ही खतरनाक बना देंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टेन जो टेन की जो वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट तक जाती हैं, जिससे ट्रायंगल इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी अभी तो हमारे बस में नहीं है निकालना। ठीक है भैया, तो इसको तो हम साइड कर देते हैं, जो हमें दे रखा है उसको समझ लेते हैं। ठीक है भैया, अब इसको कैसे करेंगे, बोले इसका ग्राफ कितना होता है भैया, मैंने कहा ऐसे होता है इसका। तो अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू में से किसी एक एंगल की वैल्यू पाई बाई टू से ज्यादा भी जा सकती है, इस वजह से मैंने पूरा ग्राफ बनाया है। बोले ठीक है, मैंने कहा आप कैसे करेंगे, एक पॉइंट ए ले लो, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो और एक पॉइंट सी ले लो। बोले ठीक है, कैसे करोगे, मैंने कहा यहाँ पर भी सेम चीज करनी पड़ेगी। ये जो सेंट्रोइड है, ये जो सेंट्रोइड है इसकी लेंथ वगैरह फाइंड करनी पड़ेगी। बोले कैसे, इसको अगर मैंने डी ले लिया तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे ग्राफ पर एक ई पॉइंट मिलेगा और नीचे एक एफ पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी एफ के बराबर आ रहा है, यानी कि ई एफ कितना है तुम्हारा, ये लेंथ है तुम्हारी, ये एंगल है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। तो ये जो ई एफ की लेंथ है वो हो जाएगी तुम्हारी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू डी एफ कितना है तुम्हारा, डी एफ तुम्हारा सेंट्रोइड है, मतलब डी जो पॉइंट है वो सेंट्रोइड है, तो डी एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन थ्री। यानी कि मुझे तो इससे मतलब है ऊपर ऊपर जो दे रखा है, यानी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन इक्वल टू थ्री साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, यानी पाई बाई थ्री के बराबर। और साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, यानी मैं डायरेक्टली
ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है भैया, तो ये यहाँ तक तो सिंपल चीज चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कॉस ए कॉस बी और कॉस सी में दिमाग खराब हो गया। बोले कैसे? मैंने कहा यार इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से जाता है यार, सॉरी इस तरीके से जाता है। मैंने कहा अगर ऑब्ट्यूज हो गई तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है इसका प्रूफ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। इस वजह से हम इसको रहने देते हैं और डायरेक्टली यानी एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही cos a प्लस cos b कितना है, 2 cos a प्लस बी बाई टू और cos a माइनस बी बाई टू। बोले ठीक है, ये कितना है भैया, cos c को cos c रहने दो। अब मैंने कहा यार a प्लस बी बाई टू कितना है, 2 cos a प्लस बी यानी पाई माइनस सी अपॉन 2 और cos ऑफ a माइनस बी बाई टू प्लस cos c। cos c को क्या लिख सकते हैं भैया, साइन, ये साइन में बनेगा तो इसको भी साइन में ले आते हैं, यानी 1 माइनस cos c कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हाँ, तो अब कैसे करेंगे भैया, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू यानी साइन सी बाई टू, यहाँ पर भी सी बाई टू आएगा, cos ऑफ a माइनस बी बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। बोले ठीक है। मैंने कहा यार इसके आगे कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो अगर ये ना होता तो क्या आप कर लेते, साइन सी बाई टू में एक इक्वेशन आती तो वो हम देख लेते आसानी से। मैंने कहा इसको भगाओ पहले। तो मैंने कहा यार एक चीज बताओ, ये जो साइन सी बाई टू अकेला होता तो वो ज्यादा पावरफुल था। अब इसने क्या किया, कॉस ए माइनस बी बाई टू यानी एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अपनी वैल्यू घटा ली इसने। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारी वैल्यू है वो किससे छोटी आएगी, 2 साइन सी बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, यानी कि इससे छोटी आएगी वैल्यू। तो मैंने कहा यार इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितनी है, मैंने कहा ये कितना है, इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। सही है, यानी कि एक तो माइनस कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर सी बाई टू, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा माइनस का साइन सी बाई टू और इसको +1 रहने दो। तो मैंने कहा यार इसको ना ऐसे करो, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो और +1/4 -1/4 +1, है ना, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से -2 टाइम्स साइन सी बाई टू माइनस का 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +1/2 +1 यानी कि 3/2। ठीक है, अब मैंने कहा यार साइन सी बाई टू की वैल्यू क्या 1/2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें 0 मिल जाती है। तो यानी कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 3/2 के बराबर आती है, यानी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे cos a प्लस cos b प्लस cos c, वो हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा रहेगा, तभी तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो पाएगी। यानी ये मिनिमम वैल्यू से भी छोटा कब रहेगा, जब इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी, यानी cos a प्लस cos b प्लस cos c हमेशा 3/2 से लेस देन इक्वल टू होना ही चाहिए, ताकि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो पाए। समझ गए ना, जैसे कि ए है और बी है, मैंने कहा बी की रेंज है 2 से 4, तो मैंने कहा यार ए की वैल्यू, अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो ए की वैल्यू को 2 से भी छोटा होना चाहिए। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो बी का जो मिनिमा है उससे भी ए की वैल्यू और छोटी होनी चाहिए। समझ गए, ठीक है भैया। तो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर सी के लिए दे रखा है, तो मैंने कहा यार साइन स्क्वायर का भी ग्राफ तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके झुकाव आ जाता है, मतलब ये जो है ये ऐसे होता है, साइन का कुछ इस तरह से होता है, साइन स्क्वायर का
कुछ ऐसे करके। बोले ठीक है। मैंने कहा यार ट्राइंगल सेम बनेगा, सारी बात सेम होगी, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन 3, यानी कि ये जो मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारा सेंट्रोइड है, ये तुम्हारा यहाँ पर एक्सटेंड करा हमने, तो ये आएगा तुम्हारा ई, ये आएगा डी और ये आएगा एफ। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया जो तुम्हारा डी एफ है वो लेस देन इक्वल टू है ई एफ के, है ना। यानी कि डी एफ तो तुम्हारा ये हो गया, और ई एफ कितना हो गया भैया, एफ एंगल के बराबर। एफ एंगल कितना है, साइन साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो ये कितना हो गया भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 3, यानी साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4 के बराबर। तो क्या आ गया भैया, इसके बराबर आ गया 9/4 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो। बोले ठीक है। यानी कि जो कॉस है उसमें ध्यान रखो, अगर कॉस में भी अगर तुम्हारा 0 से π/2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कॉस में तुम्हारी 0 से पाई रेंज आ गई तो वहां पर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका भी मैंने मेथड बता दिया, ठीक है, तो उसको आप याद रखना। अब जैसे ये है कॉस में आ गई वैल्यू, पूरा रेंज दे रखा है, मतलब एक एंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 cos a cos b cos c। तो 2 cos a cos b कितना होता है भैया, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के बराबर इंटू cos c। बोले ठीक है। मैंने कहा यार cos a प्लस बी कितना है, पाई माइनस सी, यानी कि cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c के बराबर। ये नेगेटिव आ गया ना, माइनस cos c के बराबर आ गया, तो मैंने इसको उधर रख दिया, ठीक है भैया। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो गया, cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस का cos स्क्वायर c के बराबर। बोले मैंने कहा यार अगर ये cos a माइनस बी ना होता तो cos c ज्यादा पावरफुल होता, यानी कि मैं क्या करूंगा, ये कर सकता हूँ हाफ टाइम cos c माइनस का cos स्क्वायर c के बराबर। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड कर लूंगा। जैसे कि अ, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, cos स्क्वायर c माइनस का cos c, तो 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो कैसे करेंगे, +1/4 -1/4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1/2 cos c -1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो बचा वो बन जाएगा +1/8। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है 1/8 के बराबर। तो जो तुम्हारा cos a cos b cos c है वो लेस देन इक्वल टू 1/8 होना ही चाहिए, ताकि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो पाए। समझ गए। तो ये भी मैं, आइडिया क्या था, आइडिया ये था, ये आइडिया था, ये याद रखना है। समझ गए, ठीक है भैया। अब कैसे करोगे, अब इसे कर लो। इसे कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा सिंपल है, cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी को मैं साइन स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ, और साइन स्क्वायर के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। बोले ठीक है। मैंने कहा देखो, या इसको साइन स्क्वायर से लेके आ सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज क्या था, लेस देन इक्वल टू 9/4 था ना, निकाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमने कर लिया है तो फिर हम फायदा उठाए ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना है, तो पहले माइनस कर दो, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। क्या करोगे, 3 प्लस इसमें कर दोगे, 3 प्लस इसमें कर दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमेशा 3/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा।
समझ गए? सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। अब इसे देख लो, साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 के लिए आ गया क्वेश्चन। मैंने कहा यार इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना ही उसको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल ऑब्ट्यूज भी है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा एंगल π/2 तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन केस क्या रहेगा? केस तो हमारे पास यही रहेगा कि जो तुम्हारा यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ एफ है, तो तुम्हारा जो डी एफ है वो लेस देन इक्वल टू किसके रहेगा? ई एफ के। डी एफ क्या है तुम्हारा? सेंट्रोइड पॉइंट, तो वो हो जाएगा तुम्हारा साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2 के बराबर। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ग्राफ तुम्हारा ऐसे कर लो, पाई तक कर लो, और ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू साइन x/2। अब समझ गए? अब समझ गए? ठीक है भैया। ये क्यों करा है वो आपको क्वेश्चन में ही करते ही आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस है। तो अब इसको कैसे करेंगे? डी की वैल्यू हमें मिल गई, ई एफ की कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया? एफ का जो एंगल है वो कितना है? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 अपॉन 3 के बराबर है ना। यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 6 के बराबर। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई के बराबर। तो साइन ऑफ π/6 कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। तो साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको सोचना है। अब बस मैंने इतना इसको लॉजिकल कर दिया कि आपको बस सोचना है। अब इसको देख लो, सेक ए सेक बी सेक सी को कैसे करेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब सेक ए का ग्राफ कैसे बनाओगे, मतलब सेक एक्स का? मैंने कहा कॉस एक्स तो तुम्हारा ऐसा होता है, तो सेक एक्स होता है तुम्हारा ऐसे। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी π/2 तक मुझे y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाना है। अब मैंने कहा यार इसको आप उससे डायरेक्टली सोच सकते हो, टेन एक्स के ग्राफ से। जो टेन एक्स का ग्राफ था बस उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो सिमिलर सा ही, मतलब सिमिलर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन आप सोच सकते हो। क्योंकि इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये तुम्हारा डी पॉइंट है यानी सेंट्रोइड पॉइंट, और ये तुम्हारा ई आएगा और ये तुम्हारा एफ आएगा। कैसे करोगे? यहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारा डी एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ के बराबर आएगा। तो डी एफ कितना है भैया तुम्हारा? सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी अपॉन 3 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ कितना है भैया तुम्हारा? एफ एफ एंगल कितना है? ए प्लस बी प्लस c/3 सेंट्रोइड की वजह से, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा सेक ऑफ ए प्लस बी प्लस c/3। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स सेक ऑफ π/3। सेक ऑफ π/3 कितना होता है भैया? 1 मतलब 2 के बराबर, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगा। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको देख लो, टेन स्क्वायर a/2 टेन स्क्वायर b/2 और टेन स्क्वायर c/2 कैसे करोगे? जब आप टेन स्क्वायर x/2 बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये क्या करेगा? x इक्वल टू पाई पर एसिम्प्टोट दिखाएगा, यानी कि ये तुम्हारा y इक्वल टू टेन स्क्वायर x/2 है। अच्छा, टेन स्क्वायर x/2 का क्या मतलब है? जो x/2 की वैल्यूज थी, बस मतलब जो टेन x/2 का ग्राफ था उसको और ज्यादा स्टीपनेस मिल जाएगी, वो और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। लेकिन दोनों का जो नेचर होगा वो सिमिलर ही होगा। जैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो ऊपर बनेगा, यानी पॉइंट ऊपर आएगा सेंट्रोइड का। तो सभी को पता है कैसे करेंगे। जो तुम्हारा
डी एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ के बराबर आएगा। तो कैसे करोगे, डी एफ तुम्हारा सेंट्रॉइड है तो टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टेन स्क्वायर बी बाई टू प्लस टेन स्क्वायर सी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स टेन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बाई सिक्स के बराबर, क्योंकि यहाँ पर टू भी दे रखा है। ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स, ये हो जाएगा फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स यानी वन बाई रूट थ्री, और वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर इज वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस एक ही चीज आपको सोचनी थी। अब इसे देख लो भैया, साइन स्क्वायर ए बाई टू हमने कर लिया क्या, नहीं करा, नहीं करा था यार मुझे याद है, नहीं करा, नहीं करा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। हमें कैसे करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू हमें पता है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू किसके बराबर होगा भैया, साइन में तुम्हारा नीचे ग्राफ बनेगा, यानी कि जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो लेस देन इक्वल टू ई एफ के बराबर आएगा। अ, हाँ, लेस देन इक्वल टू थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बाई सिक्स के बराबर, विच इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, वन बाई फोर के बराबर, तो थ्री बाई फोर। ठीक है भैया, अब मैंने कहा यार एक सेकंड, ये लेस देन दे रखा है कि ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर मैं इक्वलिटी चेंज कर दूंगा तो उससे तो आंसर नहीं आएगा। चलो एक काम करो, ऐसे नहीं कर रहे, इसको दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि इसमें a बाई टू बी बाई टू और c बाई टू दे रखा है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, इस तरीके से कर दूंगा। उससे तो उसकी रेंज आ रही थी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, लेकिन हमें तो लेस देन इक्वल टू निकालना है, तो वो वाला तरीका तो हमारा चला गया। तो हम कैसे निकालेंगे भैया, जो तुम्हारा जो कॉस होता है उसमें अगर हमने हाफ एंगल रख दिया तो पाई तक उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रोइड यहाँ आएगा, तो जो तुम्हारा डी एफ है वो लेस देन इक्वल टू ई एफ के बराबर आएगा। बोले ठीक है, यानी डी एफ कितना है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सिक्स के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स थ्री बाई फोर के बराबर, यानी कि नाइन बाई फोर से लेस देन इक्वल टू। तो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ग्राफ से आप डायरेक्टली देख पा रहे हो क्वेश्चंस को। बोले ठीक है, अब मैंने कहा इसको कैसे करूंगा, मैंने कहा यार मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वाई की, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैक्सिमम पुट कर दूंगा। जब मैं इसको मैक्सिमम करूंगा तभी तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी कि जैसे वाई इक्वल टू कितना है, ये इसको मैं एम ले लूं तो एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो m की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पुट करो। बोले m की मैक्सिमम वैल्यू तो नाइन बाई फोर के बराबर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x प्लस वन बाई एक्स है उसकी जो मिनिमम वैल्यू टू होती है। अगर आपको पता हो तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो टू से इन्फिनिटी, और नेगेटिव रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये होती है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू। तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर इसको मुझे मिनिमम करना है तो वो टू पर आएगा, टू या माइनस टू पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर के बराबर माइनस का टू विच इज टू के बराबर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू टू के बराबर आ गई, यानी y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नाइन बाई एट के बराबर आ जाएगी। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, मैंने कहा सिंपल है, देखो
यहाँ पर ना अगर स्क्वायर हो जाता तो मजा आ जाता। मैंने कहा यार स्क्वायर, स्क्वायर के साथ मुझे इनइक्वालिटी भी चाहिए, तो मैं करूंगा देखो, एम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर देते हैं। जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो वो कितने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा हमेशा। यानी कि ए स्क्वायर ये कितना होता है, इसको जब खोलोगे तो यहाँ आएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये माइनस में है ना तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर, है ना। अब मुझे अगर मैं इसको ए लेके चल रहा हूँ, इसको बी लेके चल रहा हूँ और इसको सी लेके चल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पाई बाई टू है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यानी टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई टू, जब मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड तभी तो आता है। तो जब नीचे वाली वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन गामा टेन अल्फा प्लस टेन गामा टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। बोले ठीक है, यानी इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है। अच्छा, लेकिन मुझे ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू अभी भी नहीं पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सॉरी, हाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अ, इसमें पहले टू से टू काट दें क्या यार, अगर मैं टू का मल्टीप्लाई सही कर रहा हूँ ना मैं, माइनस टू भी माइनस सही लग रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समेशन कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू तो तुम्हारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी कि अभी हमारे दायरे में आ रही है ये वैल्यू। इसकी इसकी वैल्यू मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, वन के बराबर। यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थ्री के बराबर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा रूट थ्री से छोटा रहेगा। अब वो अलग चीज है कि हम यहाँ पर ये भी लगाते, लेकिन हमें जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। वैसे हमें लगाना चाहिए था कि माइनस रूट थ्री से बड़ा होगा वो सारी चीजें, लेकिन आप एक चीज नहीं समझ पा रहे कि ये जीरो से बड़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो से बड़ा होगा, ना कि माइनस रूट थ्री से। क्यों? क्योंकि रूट की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। नेगेटिव कब आएगी, जब आयोटा वगैरह जैसी चीजें बनेंगी, समझ गए। यानी टेन अल्फा और टेन बीटा इनकी वैल्यू अगर दोनों की नेगेटिव हो जाए तब जाके बन सकता था, लेकिन तुम्हारा अल्फा बीटा गामा पाई बाई टू के बराबर है, यानी कि ये वाली केस भी नहीं बनेगी, आयोटा भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि तुम्हारा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा भैया, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी और टेन स्क्वायर सी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे, सभी को पता है एक्यूट एंगल में सिर्फ पाई बाई टू तक देखेंगे। ये हमने टेन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाया है, तो क्या होगा, जो पॉइंट ये है ये ऊपर आएगा, डी पॉइंट ऊपर आएगा यानी सेंट्रोइड पॉइंट, ये नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे, डी ई इज सॉरी डी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ के बराबर, यानी कि टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी अब ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स टेन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री के बराबर। बोले ठीक है,
यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स टेन स्क्वायर पाई बाई 3 विच इज 60 डिग्री, यानी √3 का होल स्क्वायर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 के बराबर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो सिंपली प्रूफ है ये तो। अब इसको करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या है, आप अटक जाओगे। क्यों अटक जाओगे? आप सोचोगे यार इसमें ना कॉस की तरह करके देख लूं कि यार 1/2 × 2, उससे भी आंसर नहीं आएगा, आप अटक जाओगे। क्योंकि एक तरफ साइन बन जाएगा, एक तरफ कॉस बन जाएगा, तो वहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पर, एम जी एम इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि आप अगर सोचो ध्यान से, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में क्या होता था, जो लेस देन वाली साइड थी उस तरफ प्रोडक्ट हो, तो ए और ए एम की वैल्यू मुझे लगभग पता हो, तो मैं ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगा सकता हूँ। अब एक चीज देखो, लेस देन की साइड में प्रोडक्ट दे रखा है, यानी ए एम जी एम लगाने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की हमें रेंज पता है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आई थी, मतलब उसका जो ट्राइंगल था उससे हम देख सकते थे। यहाँ सेंट्रोइड है, यहाँ ई, यहाँ डी, यहाँ एफ। तो यहाँ पर क्या था भैया, जो डी एफ है वो लेस देन इक्वल टू ई एफ के बराबर, यानी ये लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी 60 डिग्री, 3√3/2। यानी कि मुझे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, साइन ए यानी ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगाऊंगा। तो क्या क्या करोगे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस सॉरी इंटू इंटू साइन सी क्या क्यूब रूट। बोले ठीक है। मैंने कहा साइन ए प्लस साइन सॉरी इंटू साइन बी इंटू साइन सी का क्यूब रूट जब मैं करूंगा तो वो लेस देन इक्वल टू आएगा इसके। अब मैंने कहा यार इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, अ, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे छोटा आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको समझ लूं। अपॉन 3 के बराबर, अब इसकी वैल्यू हमेशा 3√3/2 से छोटी होनी चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू 3√3/2 × 1/3 के बराबर। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इससे तो छोटी होनी ही चाहिए, यानी साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी का क्यूब रूट इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भैया, 3 से 3 काटो यानी √3/2 के बराबर। यानी साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज लेस देन इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ पर एक चीज मुझे थोड़ी सी, हाँ सही है, लेस देन इक्वल टू 3√3/8 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। ये जो है ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे आ रही है, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू सी के बराबर आएगा। समझ गए? तो मैंने इस तरह से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करा है। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब इसे कैसे करेंगे? मैंने कहा यार साइन 2a साइन 2b साइन 2c की वैल्यू ना इसके टर्म में लेके आते हैं, क्योंकि अगर वैसे मैंने 3.8 कराई नहीं है, बाद में कराऊंगा, लेकिन इसको जब जो भी इंसान होगा वो क्या करेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसका आंसर अपने आप ही वहां तक पहुंच जाएगा। कैसे? इसको कैसे करोगे, साइन 2a प्लस साइन 2b यानी साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 और कॉस ऑफ a-b/2। यहाँ पर क्या बचा, साइन ऑफ 2c के बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन c इंटू कॉस ऑफ a-b। ये क्या है भैया, 2 साइन c कॉस c के बराबर। बोले ठीक है, यानी 2 साइन c कॉमन ले लो और यहाँ आएगा कॉस a-b, और ये कितना है कॉस c को क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस a प्लस बी। अब जिनको
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आते हैं वो डायरेक्टली बोल पाएंगे भैया ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर, यानी ये आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी के बराबर। अब इसकी मुझे पता थी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 3√3/8 के बराबर, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर दो, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 3√3/2 से छोटी ही रहेगी। ठीक है भैया। अब मैंने कहा इसको कैसे करोगे, साइन ए इंटू सॉरी साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। मैंने कहा इसको कैसे करें, अब इसकी मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, साइन ऑफ a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2 किसके बराबर होगा, हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 अपॉन 3 के बराबर। ग्राफ से बोल रहा हूं मैं, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, ग्राफ मेरे दिमाग में चल रहा है। अब लेस देन इक्वल टू कैसे करूंगा, 3 टाइम्स साइन ऑफ π/6 के बराबर, साइन π/6 यानी 1/2, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन AMGM इनइक्वालिटी से, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ 3/2, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह, तो AMGM इनइक्वालिटी करेंगे तो GM लेस देन इक्वल टू AM जैसे ही मैं करूंगा तो साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स AM कितना भैया, एक सेकंड, 3 टाइम्स नहीं 1/3 आएगा, 3/2 अपॉन 3 के बराबर, क्योंकि साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2 लिख देता हूँ, साइन b/2 प्लस साइन c/2 अपॉन 3, यानी कि लेस देन इक्वल टू 3/2 अपॉन 3 के बराबर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1/2 के बराबर आएगा, यानी साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/8। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे हमने ये वाला करा था वैसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, कोसेक a/2 कोसेक b/2 और कोसेक c/2, मैंने कहा सिंपल है, एक स्लाइड होती तो मजा आता यार, यहाँ कर लेते हैं, कोसेक a/2 कोसेक b/2 और कोसेक c/2 कैसे करोगे, कोसेक का जो जैसे साइन तुम्हारा ऐसे जाता है तो कोसेक कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि 0 से पाई के बीच में कोसेक x/2 का ग्राफ कैसे जाएगा, सिर्फ इतना जाएगा। बोले ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा असिम्प्टोट बन रहा है और ये जो ग्राफ है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा 2 पाई आ जाएगा और ये तुम्हारा पाई के बराबर, हमने क्या बनाया, y इक्वल टू कोसेक x/2 बनाया है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो सेंट्रोइड है वो ऊपर रहेगा और ये तुम्हारा नीचे रहेगा, यानी कि DF इज ग्रेटर देन इक्वल टू AF, तो यानी कोसेक a/2 प्लस कोसेक b/2 प्लस कोसेक c/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स कोसेक a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 अपॉन 3, यानी कोसेक a प्लस b प्लस c अपॉन 6 के बराबर, यानी π/6, और कोसेक π/6 कितना होता है भैया, कोसेक π/6 2 के बराबर, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। तो आपको सिर्फ ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझनी थी कि कब ट्राइंगल ऊपर बनेगा कब ट्राइंगल नीचे बनेगा और उससे हमारी इनइक्वालिटी कैसे आएगी, और इनइक्वालिटी अगर अपोजिट दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर सीधी दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, कौन सा था, कॉस वाला था, ये वाला, तो इसमें हम साइन स्क्वायर से कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ उसमें इसकी ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही थी और हमें करनी थी ये वाली, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता वहां से, हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए था, तो उसको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। तो क्या करेंगे,
अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कैसा लगा मेरा लेक्चर, और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।